हेलो बच्चों, वेलकम टू पटना विद्यापीठ। और आज जो हमने आपके लिए टॉपिक लिया है वो है हाउ टू स्कोर 700 प्लस इन नीट 2025। कैसे हम 700 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। सिर्फ हमें प्लान्ड और स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ाई करना है। इसमें 3 बहुत मेजर फैक्टर है जिसके ऊपर मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहला फैक्टर है, वो फैक्टर होगा सेल्फ स्टडी। कैसे हम सेल्फ स्टडी करें, क्या फैक्टर होगा, क्या मेथड होगा हमारे सेल्फ स्टडी का। दूसरा होगा टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट का जो तैयारी है उसको हम कैसे तैयारी करें, पढ़ाई करते समय टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करें। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इन तीनों के साथ 700 प्लस के लिए, ये एड ऑन फैक्टर है जो बहुत बड़ा फैक्टर है। दिस इज एग्जाम टेम्परामेंट या एग्जाम सिचुएशन हैंडलिंग। तो एग्जाम का टेम्परामेंट जो है उसको डेवलप करना वो बहुत जरूरी है 700 प्लस अगर आपको मार्क्स लाना है। और वो नीट के दिन नहीं होगा, वो आपको अभी से करना पड़ेगा। सो इस तीनों टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करें टेस्ट के लिए, और फिर एग्जाम टेम्परामेंट में हम अपने आप को कैसे ढालें। तो अगर हम पहले देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम टॉपिक को देखते हैं तो सेल्फ स्टडी, पढ़ाई करना। देखिए सभी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। सबसे पहले मेहनत बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का एक क्वालिटी मेहनत करना बहुत जरूरी है, प्लान्ड मेहनत करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को पढ़ाई करते हो तो क्वालिटी वे में पढ़ाई करना बहुत जरूरी। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास 24 आवर्स सबके पास ही है कि नहीं। आप सबके पास 24 आवर्स है, और क्लासेस अगर मान लेते हैं आप क्लासेस हैं, आप 12th स्टैंडर्ड में है या अभी, और या 12th स्टैंडर्ड के बाद भी अगर आप क्लास कर रहे हो तो 6 आवर्स ऑन डे आपके पास क्या होता है, क्लासेस का टाइम चला जाता है। उसके बाद भी अप्रॉक्स फिर जो बाकी का टाइम है कि आप 6 to 7 आवर्स आप जो है वो स्लीप आवर्स में देते हो। ओके, उसके बाद जो आपका टाइम है, इफ अगर आप स्कूल गोइंग हो तो 5 to 6 आवर्स आपका स्कूल में भी जा सकता है अगर आप स्कूल गोइंग है तो। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम देखिएगा तो 6 आवर्स का जो टाइम है वो सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम निकल जाएगा जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं। लेकिन अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे नहीं हो तो आपके पास 6 आवर्स और ये निकल जाएगा फॉर योर सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाकी सारे एक्टिविटी को अगर हम देखते हैं तो सेल्फ स्टडी अप्रॉक्स जो है वो 6 to 8 आवर्स का टाइम हम निकाल सकते हैं। इस 6 to 8 आवर्स को एफिशिएंट बनाना है, तो ऑन एवरेज एक दिन में हम 6 to 8 आवर्स का टाइम हम निकाल सकते हैं। अब इस टाइम को हमको एफिशिएंट बनाना है और बेहतर बनाना है। देखिए हमारा ब्रेन का एक ही काम है कि किस तरह आपके लिए आसान कर दे, किस तरह आपके लिए वो काम आसान कर दे, किस तरह आपके लिए जो भी आप एक्टिविटी सीखते हो वो आसान कर दे। वो ये भी चाहता है किस तरह आपके लिए पढ़ाई आसान कर दे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उस टाइम को आपको फिक्स करना है। अगर 24 आवर्स का एक टाइम है और 24 आवर्स का एक साइकिल है तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कौन सा स्लॉट है उसका। चाहे आप 2 स्लॉट में डिवाइड करें, चाहे वो आप 3 स्लॉट में डिवाइड कर लें, लेकिन वो स्लॉट आपको फिक्स करना पड़ेगा जो 6 to 8 आवर्स होगा। हो सकता है कोई 3 आवर का स्लॉट है, हो सकता है उसमें से कोई 2 आवर का स्लॉट है, हो सकता है उसमें से फिर 2 या 1 आवर का स्लॉट है। ये टाइम फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में आपको इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट विद द टाइम क्या होते रहेगा, ये 3 आवर को ब्रेन आइडेंटिफाई कर लेगा। लेट से ये 3 आवर 7 PM to 10 PM एवरी डे है, तो ब्रेन इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और आपके एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। लेट से ये जो 2 आवर्स है दैट इज आफ्टरनून में 2 PM से लेके वो 4 PM है, ब्रेन इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और इसकी एफिशिएंसी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। लेट से ये जो 2 आवर है वो अर्ली मॉर्निंग है, ओके, लाइक 4 to 6 या 6 to 8 है, कुछ भी एक टाइम हो। देखिए ये फिक्स करना जरूरी है। जब आप इसको फिक्स करते हैं तो ब्रेन इसको आइडेंटिफाई कर लेता है
और उसी टाइम समय में आपकी इफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है। हो सकता है पहले आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, स्टार्टिंग में आपसे 40 सवाल ही यहाँ पे बन पा रहा हो, अब इसी समय पे आप और पढ़ाई कीजिएगा तो 60 सवाल बनेगा, इसी समय में और पढ़ाई कीजिएगा तो 100 सवाल बनेगा, और धीरे धीरे एफिशिएंसी क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। एंड दिस कंसिस्टेंट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसको हम इधर उधर स्लॉट में अगर 24 आवर्स में बांटते हैं तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और आपके उस एफिशिएंसी को इंप्रूव नहीं कर पाता है। तो सेल्फ स्टडी जब आप करते हैं, इवन 6 आवर्स आप करते हैं, उस टाइम को फिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही 6 आवर्स आपके लिए क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। उसके साथ जो एक पॉइंट और भी जरूरी है कि कोशिश करें ये टाइम आपके दिन वाले टाइम जो होते हैं 2 to 5 PM जो टाइम होते हैं, जो नॉर्मली एग्जाम का टाइम है, ये टाइम में आप अपने आप को एफिशिएंट रखें। आफ्टरनून में स्लीपिंग आवर्स का टाइम ना बनाएं, क्योंकि अगर आप आफ्टरनून में स्लीपिंग आवर्स का टाइम बनाएंगे तो क्या होगा, आगे चल के नेचुरली इस टाइम पे एग्जाम होगा, तो ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी जो है इस समय भी इफेक्ट करेगी। तो इस मॉडल ऑफ सेल्फ स्टडी को एक फॉलो करना है जो अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको क्या होता है, बहुत काम आता है। अब हम स्टडी करें कैसे, ये तो ठीक है सर, इस तरह से हम स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने आप को एफिशिएंट बनाएंगे। तो अपने आप को तैयारी करने के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जिसे हम फॉलो करें, और वो फैक्टर है टेस्ट। टेस्ट is the best way to prepare, best way to revise multiple factor। वो गाइडिंग फोर्स होता है जिसके लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट प्लानर मिला है, आपको मिला गया है क्या, माइलस्टोन का टेस्ट प्लानर मिला है, उसके साथ आपको AITS का टेस्ट प्लानर मिला है। जब आप ये खत्म कर दोगे तो और भी टेस्ट प्लानर आगे चल के हम आपको टेस्ट प्लानर जो होगा आगे और भी हम टेस्ट देंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इस टेस्ट प्लानर के हिसाब से अपने आप को तैयारी करना, इस टेस्ट प्लानर के हिसाब से क्या करना है, तैयार करना बहुत जरूरी है। तब अब इस टेस्ट प्लानर के हिसाब से तैयार करने में प्रॉब्लम क्या आता है, हम प्रायोरिटी नहीं बना पाते हैं। तो अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी में जरूर बांटें। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ठीक से। रैंडमली अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी आउटपुट नहीं बढ़ेगी। तो प्रायोरिटाइज योर वर्क। हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क, तो किसी भी समय आपके पास 4 तरह का काम होता है। अभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आज के दिन में भी आपके पास 4 तरह का काम होगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप टेस्ट के लिए भी तैयारी कर पाओगे, ठीक है ना। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज आपकी प्लानिंग में है कुछ काम ऐसा है जो खत्म करना ही है, तो वो हो गया आपके लिए अर्जेंट वर्क, और वो भी आपके लिए हो गया इंपॉर्टेंट वर्क। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, दिस इज प्रायोरिटी 1। ओके, प्रायोरिटी 1 वो काम है जो आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आज कल ही टेस्ट है आपका, संडे को टेस्ट है आपका, नेचुरली अभी वो प्रायोरिटी 1 है। और प्रायोरिटी 1 जो आपका वर्क है उसको आप 80% टाइम देना है आपके लिए। अभी टेस्ट 15 दिन के बाद आने वाला है और आज क्लासेस हुआ है, तो आज की क्लास आपकी प्रायोरिटी 1 है। तो ये प्रायोरिटाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समय के साथ चेंज भी होता है। तो पहले तो क्लास की टॉपिक ही प्रायोरिटी 1 है, जो आज पढ़ाया गया वो प्रायोरिटी 1, उसको खत्म करना है, उसको मैक्सिमम प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सेकंड जो आपको प्रायोरिटी 2 वर्ड जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, बट अभी वो अर्जेंट नहीं दिख रहा है, तो अभी वो नॉन अर्जेंट में आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज आपका लेक्चर हुआ है, लेकिन इस लेक्चर आपका कमिंग अप टेस्ट आने वाला है, तो आज जो लेक्चर है उसको नेचुरली आप थोड़ा टाइम कम देंगे। लेकिन अगर टेस्ट बाद में है तो आपका टेस्ट को आप 0 एफर्ट नहीं दे सकते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं, इसलिए मैं टेस्ट प्रिपरेशन बोल रहा हूं कि टेस्ट आएगा तब तैयारी करूंगा। नहीं, आपको अगर 20 डेज के बाद भी टेस्ट है, अगर 20 डेज के बाद भी टेस्ट है, तो उसको आप 15% टाइम तो अपने दिन का आपको देना है। तो वो है इंपॉर्टेंट बट मे नॉट बी अर्जेंट नाउ, वो वर्क को आपको देना है 15% टाइम, ताकि सारा काम ये ना हो जाए। बहुत सारे मेहनती बच्चे होते हैं, हर काम को इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बना के करते हैं, इससे उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है। तो 15% अपने टाइम को इस फॉर्म में देना है, बहुत जरूरी है। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज वो काम हो गया, वो इंपॉर्टेंट
नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट आ जाता है। ओके, इसमें भी आप पूरा निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, उसके बाद भी आपको हाफ एन आवर ब्रेक होना चाहिए, फॉर फिजिकल एक्टिविटी के लिए ब्रेक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा नहीं पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू, बट नेचुरली इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। ओके, उसके अलावा स्मॉल एक्टिविटी, सपोज आपके पास कोई हॉबीज है जो रिलैक्स करता है, लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, तो रिलैक्सिंग एक्टिविटी होना चाहिए। अगर आप योगा करते हो तो इतना टाइम आपको निकालना है कि थोड़ा अपना रिलैक्सिंग एक्टिविटी होगा। इंपॉर्टेंट आपको उस समय नेचुरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखेगा, बट इस तरह के एक्टिविटी भी आपके ऊपर रहेंगे जो आपको करना चाहिए, जो एक तरह का रिलैक्सिंग मेथड होता है कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे भी एक्टिविटी होंगे दैट इज व्हाट, जो होगा आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। ये एक्टिविटी है सोशल मीडिया, टाइम ऑन सोशल मीडिया, टाइम टॉकिंग टू फ्रेंड्स, दोस्तों से बातें करना। ओके, टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लाइक जब फेस्टिवल में हम टाइम देते हैं तो कितना टाइम देना, एक्चुअली आपको टाइम देना है, एंजॉय करना है, बट अगेन यू हैव टू थिंक हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव हियर। ओके, एलोकेशन ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत सारी फैक्टर है। देखिए, सैक्रिफाइस तो करना होगा। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हूं, सिंगल डिजिट रैंक वाले बच्चों को पढ़ाया हूं। एक चीज है उनके अंदर कि वो अपने काम को खत्म करते हैं, सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, अपने काम को वो खत्म करते हैं। ऐसे बच्चों को भी मैं पढ़ाया हूं। बच्चे बोलते हैं कि सर आप कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, तो कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर मैं उस टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी को हराता हूं, टेक्नोलॉजी में मैं ऐसे पासवर्ड डाल देता हूं कि खोलना आसान ना हो। तो इसे हमें जीतना पड़ेगा। ये हमारे एडवांटेज है, आज हम उससे पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, बट ये एडवांटेज के फॉर्म में ही होना चाहिए, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं बनना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जहां अपने आप को हमें क्या करना है, सेव करना है। जब इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब टेस्ट के लिए तो ये फैक्टर हो गया कि भाई हमें प्लान करना पड़ेगा, टेस्ट को लेके, अपकमिंग टेस्ट को लेके हमें तैयारी करना पड़ेगा, और टेस्ट के हिसाब से हमें टाइम को बांटना पड़ेगा। अगर टेस्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेस्ट का टाइम जो है वो 20 डेज के ऊपर आ रहा है, के बाद आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने प्लान को जो कैसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, इसमें अपने आप को, आपके 20 डेज को आपको डिवाइड करना चाहिए 15 डेज प्लस 3 डेज प्लस 2 डेज, इस तरह डिवाइड करोगे। 15 डेज में आप 100% अपने टॉपिक को पूरे खत्म करके, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करके, टॉपिक को आपने खत्म कर लिया 100%, एमसीक्यूज को रेलेवेंट सॉल्व कर दिया, आपने डीपीपी इसके सॉल्व कर लिए, आपने मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए, आपने पीवाईक्यू है इसको सॉल्व कर लिया। ये आपका प्लान होना चाहिए 15 डेज के अंदर। ये टफ है, बट टफ को कोशिश करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब अगर आपने 20 दिन का प्लान बना लिया तो वो खत्म ही नहीं होगा। तो 15 दिन का प्लान बनाना है उस टॉपिक में, ये सारे काम को खत्म करते हुए, क्वेश्चंस को खत्म करते हुए, ठीक है ना। उसके बाद 3 दिन के एक्टिविटी होगा, दैट ये होगा आपका रिवीजन 1। क्या होगा ये? रिवीजन 1। रिवीजन 1 में आप ये सारे जो आपने पढ़ाई किए हैं उसको क्या करना है, फिर से एक बार रिवाइज करना जरूरी है। बिकॉज भूलना एक नॉर्मल एक्टिविटी है, उस कारण से हम भूल जाते हैं, बट अगर आप इसको फिर से रिवाइज करोगे तो क्या होगा, आपकी फिर से एफिशिएंसी बढ़ेगी। और हो सकता है आप 10% इसमें काम नहीं कर पाए थे, 10% बच गया था, उसको आप यहां खत्म करने की कोशिश करो। फिर 2 डेज का टाइम जो बचा है, दैट इज रिवीजन 2। रिवीजन 2 आएगा, और रिवीजन 2 में फिर से आप अपने आप को फिर से पूरा रिवाइज करना है, और उसको रिवाइज कीजिएगा, अपने एरर्स को कम कीजिएगा, तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से बढ़ेगा। तो ये सारे अगर आप फैक्टर करोगे तब आप टेस्ट में जाके स्कोर करोगे, और आप जब जाके टेस्ट में स्कोर करना शुरू, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और जब आपके टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे, हो सकता है अभी 600 ही क्यों ना आ रहा हो, ये फैक्टर से अगर आपके टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये आपके क्या होंगे, टेस्ट में जब आने लग जाएंगे, ये पहले इर्रेगुलर आएगा, फिर ये रेगुलर हो जाएगा, और जब ये रेगुलर होगा तो नेचुरली आपको नीट में भी ये मार्क्स आ जाएगा।
तो ये मेथड आपको अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है 15 को आप 10 दिन कर लो और भी अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके लिए टेस्ट प्रिपरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। सेकेंड और लास्ट, एग्जाम टेम्परामेंट। देखिए, आप कितना भी मेहनत करोगे बट अगर आप एग्जाम के सेम कंडीशन में, एग्जाम के मोड में नहीं रहोगे तो आपकी रिजल्ट फिर नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं बट एग्जाम के मोड में क्या करते हैं, फेल कर जा, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम को हमें एक नॉर्मल सिचुएशन बनाना बहुत जरूरी है। टेस्ट, एग्जाम और टेस्ट को, एग्जाम के दिन की मैं बात कर रहा हूं, उसको एक नॉर्मल सिचुएशन बनाना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो कितने देर का एग्जाम होता है बताइए, 3 hours 20 minutes का एग्जाम होता है, ठीक है ना। अब इसमें आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें आप 180 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये करना, 180 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको रेगुलर करना बहुत जरूरी है। तो इसका एक तरीका है कि जब आप पढ़ाई करें तो इस मोड पे कोशिश करें पढ़ाई करने का। दूसरा, आप जितना ज्यादा टेस्ट लिखेंगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट लिखेंगे उतना आपके एग्जाम क्या होगा, सिमुलेट होगा, उतना बार बार इस टाइम में आपको एग्जाम लिखा जाएगा, उतना ही ज्यादा आपका एफिशिएंसी आपके एफिशिएंसी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, जब बच्चे इसको लिखने लगते हैं तब 650 के बाद प्रॉब्लम आता है क्या, कि इस एरर का इश्यू आता है। अधिकतर बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर 650 के बाद एरर हो जाता है, मार्क्स बढ़ नहीं रहा है, पढ़ तो लिया हूं, तैयारी तो कर लिया हूं, बट मार्क्स बढ़ नहीं रहा है। मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि इसलिए क्योंकि मेहनत नहीं कर रहा, आप एरर पे अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हर टेस्ट के बाद आप अपने टाइप ऑफ एरर को क्या करोगे, लिखोगे, नोट डाउन करोगे कि किस टाइप ऑफ एरर मैं कर रहा हूं। उस टाइप ऑफ एरर पे आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। अनेक तरह का एरर होता है। सबसे पहला तो नीट के लिए स्पेशली ना, एनसीईआरटी का अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। आप पढ़ तो लिए हो, उसको ठीक से समझे नहीं हो, तो उसका आपने उल्टा आंसर कर दिया, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी। दूसरा, हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपने रॉन्ग कॉन्सेप्ट समझ लिया है जिसके कारण से आंसर गलत हो गया। थर्ड जो होता है दैट इज मिस रीडिंग, बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है ना, ये बहुत बड़ा एरर, मिस रीडिंग बहुत बड़ा एरर है। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो सिली मिस्टेक बच्चे जो करते हैं, कैलकुलेशन एरर है, ये बहुत बड़ा एरर है। सबसे बड़ा इशू यही है, ये इशू बहुत ज्यादा है। ये इशू हमारे एटीट्यूड को दिखाता है कि हम अपने आप को इंप्रूव कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। इसके ऊपर हमें बहुत सी, आप ये सब मिस, अरे आता था, लेकिन आपको आता था नहीं, आपको आना चाहिए। अगर आपको आता था हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगर आप इसको रिलैक्स लेते हो, अगले बार भी आप यही बोलोगे, अच्छा आता था, एग्जाम में कर लेंगे, और एग्जाम में नहीं हो पाएगा। इसको आपको नोट करना है और इसके ऊपर अपने आप को ध्यान देना है कि आपके टेस्ट में क्या है, ये मिस रीडिंग नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है कि ये बच्चे 650 के बाद क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो अगर 650 से 700 जाना है तो अपने एरर को क्या करना है, एकदम रिड्यूस कर देना है, मिनिमाइज कर देना है अपने एरर को, तभी जाके आप 700 प्लस कर पाएंगे। एग्जाम के टेम्परामेंट में और क्या होता है, टेस्ट के टेम्परामेंट में आपको क्या होता है, वो टाइमिंग को आपको मेंटेन, टाइमिंग अपने दिमाग में रखना है। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो टेस्ट, जब एग्जाम आप लिखते हो तो नेचुरली टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो कि भाई टाइम में कितने टाइम को हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है, सब्जेक्ट वाइज हमने क्या क्या टाइम दिया हुआ है पढ़ाई उसके एग्जाम के लिए, उस टाइम को अपने आप को क्या करना है, उस टाइम में अपने आप को रखना है। सपोज आपने क्या दिया है, बायो के लिए आपने 45 मिनट्स दिया है, तो आपको इंश्योर करना है 45 मिनट्स में एक बार बायो को जो आता है वो कर ले। आपने फिर केमिस्ट्री को 50 मिनट्स दिया है, आपको इंश्योर करना है केमिस्ट्री को 50 मिनट्स में कर ले, और आपने फिजिक्स को 1 आवर दिया है तो इसको आपको इंश्योर कर लेना है, और बाकी जो टाइम बचा है उसको क्या करना है, इसको यहां पे कंप्लीट करना है। तो एग्जाम स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है और भी आपको धीरे 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 एफिशिएंट बनाने के लिए। अगर आपका मार्क्स कम हो रहा है तो डरे ना, क्या फायदा है डर के, कोशिश करें और भी बेहतर करने का। लेकिन अगर 650 के ऊपर जाना है तो अपने एरर्स को क्या कर देना है, एकदम मिनिमाइज कर देना है। और 700 प्लस में एनसीईआरटी फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो बिकम्स मैंडेटरी। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 700 प्लस, बिकॉज कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो आपने एनसीईआरटी से कवर नहीं किया है तो 700 प्लस के बाद वो आपको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सो
दिस विल बिकम मैंडेटरी। अगर आप 700 मार्क्स ला रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एनसीईआरटी के ऊपर जो थ्योरेटिकल लाइंस है उसके ऊपर, जो डेफिनेशंस है उसके ऊपर, और जो डेटा दिया है उसके ऊपर भी आपको मेहनत करना शुरू कर देना है, तब आपका मार्क्स 700 प्लस जाएगा। और अगर आप टेस्ट में आपका ये इंप्रूवमेंट, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाया हूं जो 600 नंबर, दिसंबर तक 600 नंबर लाए हैं, उसके बाद वो 700 प्लस पहुंच गए हैं। तो बहुत चांस है आपके इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन अपने आप को उस पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलाव लाना जरूरी है। एक मंथ में, अगर एक मंथ भी आप अपने आप को बदले, एक मंथ भी आपने एकदम एफिशिएंसी से पढ़ाई किया, तो आपके अंदर बदलाव वो आ जाएगा। बट उस एफिशिएंसी से अगर आप बदलाव को अगर आप लाते हो अपने अंदर, जो 3 फैक्टर मैंने बताया, सेल्फ स्टडी का मेथड, कैसे एफिशिएंट बनाएं, टेस्ट का प्रिपरेशन का मेथड, कैसे अपने आप को और भी बेहतर टेस्ट के प्रिपेयर करें, और तीसरा मेथड है एग्जाम टेम्परामेंट। तो 700 प्लस के लिए एग्जाम टेम्परामेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप 700 प्लस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया है, जरूर आप अप्लाई करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। थैंक यू वेरी मच।